हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस से, कैपेसिटेंस से, और फिर ग्रेजुअली मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को देखेंगे 3 डायमेंशन में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। सो विद द हेल्प ऑफ द 3D फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे जो कि 3D स्पेस में है, कोई भी पॉइंट और कोई भी दूसरा पॉइंट है जो कि 3D स्पेस में है, इन दोनों पॉइंट पर अगर चार्ज होंगे तो इन दोनों के बीच में आप फोर्स बहुत इजीली निकाल पाएंगे। सो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कूलम्स लॉ कैसे निकलता है। कूलम्स लॉ निकालने के लिए हम 2 चार्ज पार्टिकल्स लेते हैं। ये चार्ज पार्टिकल है लेट्स सपोज एट पॉइंट ए, और ये चार्ज पार्टिकल है लेट्स सपोज एट पॉइंट बी। सो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स कोई डिस्टेंस d हो सकता है इनके बीच में, या फिर इस डिस्टेंस को हम r ले लेते हैं। सो लेट्स सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। सो जो फोर्स रहेगा इसके बीच में वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। कैसे पता लगेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? ये जो A और पॉइंट B पर ये जो चार्ज है, हम इनकी पोलैरिटी देखेंगे। या तो चार्ज सेम पोलैरिटी के होंगे, या तो मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। सो इस केस में फोर्स रिपल्सिव रहेगा। अगर चार्ज ऑपोजिट पोलैरिटी के हुए, मींस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस केस में चार्ज के बीच में जो फोर्स रहेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, राइट। सो अभी फोर्स तो हमें पता लग गया, बट इसको मेजर कैसे करेंगे? वी हैव टू मेजर ऑल्सो ना कि फोर्स है कितना। तो फोर्स मेजर करने के लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, जो कि है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो हम सबको पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं R से, और रेजिस्टेंस को फाउंड आउट करते हैं यूजिंग ओम्स लॉ, राइट। ये चीजें तो हमें पता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ से ही तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर जब चार्ज मूव कर रहा है तो उसे कितनी हिंड्रेंस मिल रही है। कंडक्टर के अंदर भी चार्ज फ्लो कर सकता है, चार्ज तो फ्लो इंसुलेटर के अंदर भी कर सकता है, बहुत स्लो फ्लो करेगा बट कर तो सकता है। तो रेजिस्टेंस इंसुलेटर की भी निकाल सकते हैं, कंडक्टर की भी निकाल सकते हैं, राइट। सो जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I या I इज प्रोपोर्शनल टू V। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो लिख देते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, जबकि होता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाई। किसी भी सर्किट में आप कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो वोल्टेज आपने अप्लाई करी है। अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, अगर आप कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कम करंट प्रोड्यूस होगा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं I इज इक्वल टू G इंटू V। अब G क्या है इधर? कंडक्टेंस। ये तो हमें पता है, राइट। अब क्या करेंगे, हमें तो रेजिस्टेंस निकालना था, तो हम क्या करेंगे, G को इस साइड ले जाएंगे। तो V कैसे लिखेंगे, 1/G इंटू I। 1/G क्या होता है ये हमें पता है, 1/G होता है R। सो इसे कैसे लिख देंगे, V इज इक्वल टू IR। और ये इक्वेशन आपने याद करी थी ओम्स लॉ के लिए, बट एक्चुअली क्या थी, I इज इक्वल टू GV। अब यहाँ जो R है ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसका प्लॉट कर लेते हैं। जब हमने इसका प्लॉट करा तो हमने देखा एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल रहता है, डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट? एक्स एक्सिस पर हमारा नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। यहाँ पर जो V है वो नॉट डिपेंडेंट है, बट जो करंट है वो करंट डिपेंड करेगा V पर, राइट। अगर V इंक्रीज करेंगे तो करंट तो ऑब्वियसली इंक्रीज होएगा ही। सो ये जो रिलेशन रहता है वो लीनियर रहता है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग प्लॉट कर देते हैं, और जो स्लोप होता है, स्लोप हमें देता है रेजिस्टेंस। VI ग्राफ का स्लोप हमें हमेशा रेजिस्टेंस देगा।
सो अब हम कैपेसिटेंस देखेंगे। कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं? C से। कैपेसिटेंस हो जाएगा स्ट्रक्चर के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। A तो एरिया है, D है डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। इसको हमने किसी वोल्टेज से अप्लाई कर रखा है, तो लेट सपोज ये मेरी वोल्टेज है जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, इसे हम V बोल रहे हैं, राइट। सो जैसे ही हम वोल्टेज देंगे यहाँ पर कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगी, सो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ठीक है, अब हमें पता है चार्ज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज होता है C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो इतना चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा एंड वी नो I करंट होता है dq अपॉन dt। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dq अपॉन dt क्या हो जाएगा? dCV अपॉन dt, जो कि हो जाएगा C तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, C dV बाई dt, जो कि इक्वल टू हो जाएगा करंट। सो अभी हमने देख लिया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, करंट कैसे डिनोट करते हैं। जब हम रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को VI ग्राफ से कैसे निकालते हैं। अब मूव करते हैं कूलम्स लॉ की तरफ। कूलम्स लॉ क्या होता है? जब भी हमें दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है, मैंने जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन बता रही थी, मैंने आपको बताया था दो चार्ज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा एक बहुत ही हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे हम Fe से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2। लेट सपोज चार्ज 1 इज प्लेस्ड एट A एंड चार्ज 2 इज प्लेस्ड एट B, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऑफ चार्ज 1 और चार्ज 2 के इक्वल होएगा, प्रोपोर्शनल होएगा। सो Fe इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो Fe हो जाएगा प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो Fe हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, K हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। नाउ अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो हो गई हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और K की वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम 9 इंटू 10⁻9, राइट। तो अगर हमारे पास जो मीडियम है वो मीडियम वैक्यूम नहीं है तो हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, दो चार्ज सेम चार्जेस हैं, ये भी Q1 है ये भी Q2 है, एक और जगह हमारे पास Q1 और Q2 प्लेस्ड है, बट दोनों का मीडियम अलग है, इसी दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, इसके बीच का फोर्स मेजर करा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करा वो कुछ और आएगा। इसी को अगर हमने वाटर के अंदर किसी और मीडियम के अंदर हमने इमर्स कर दिया तो उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ER परमिटिविटी ऑफ द मीडियम चेंज हो जाएगा, राइट। सो हम कैसे लिख सकते हैं? Fe हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें सारी चीजें पता लग गई हैं इसमें। अब मुझे पता है फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर AR कैप, राइट। अब मैं एक 3D स्ट्रक्चर ले लेती हूँ। ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पर ये Z है, ये X है, ये Y है, राइट। ये मेरा पॉइंट P है जहाँ पर मेरा Q2 प्लेस्ड है, ओरिजिन पे मेरा Q1 प्लेस्ड है, राइट। सो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है X Y Z। अभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया है, वेक्टर एनालिसिस पढ़ लिया है, तो हम ये वेक्टर OP निकाल सकते हैं। वेक्टर OP क्या हो जाएगा? X AX प्लस Y AY प्लस Z AZ। तो ये हो जाएगा OP वेक्टर, जिसे हम R वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो अभी हमें पता लग गया डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज रिप्रेजेंटेड एज R वेक्टर। जो आउटपुट
फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन इन दोनों के जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग आएगा, या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा या इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो हमें पता है कि डायरेक्शन आर वेक्टर से ही निकालेंगे, तो हमें आर वेक्टर पता है क्या है, आर वेक्टर है एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। अगर अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर निकालना है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में तो आर स्क्वायर है, तो अंडर रूट साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी हमें ए आर कैप निकालना है, ए आर कैप इसी डायरेक्शन में होएगा, सो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ए आर कैप हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो आर वेक्टर हमें पता है एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो कि है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये आ गया है, ये टर्म आ गया है, लेट्स पुट इट। तो यहाँ पर अगर हम इसे प्लेस कर देंगे, सो एफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के की वैल्यू भी डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। एक जनरल केस ले लेते हैं जिसमें हम मान रहे हैं कि कोई भी मीडियम हो सकता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर ए आर कैप है, ए आर कैप को हम एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिनोट करेंगे। नाउ ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये है पावर 1, ये है पावर 1/2, सो 1 + 1/2 विल बी इक्वल टू 3/2, तो इनकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो एफ वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 इंटू एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। सो ऐसे हम फोर्स को एज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, and don't forget to give your valuable feedback. Thank you so much.